नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर सबसे पहले रूस पहुंचे हैं। इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की नजरें मोदी के बयान पर लगी थी कि वे रूस यूक्रेन युद्ध पर आखिर क्या बोलते हैं। मोदी ने भी जबरदस्त कूटनीति का मुजाहरा करते हुए शांति की बात भी की और रूस का साथ भी दिया और संदेश भी दे दिया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने मोदी को सबसे बड़ा नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से खुद पहनाया। मोदी पुतिन की शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने का मुद्दा भी उठा। मॉस्को में भारतीयों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने बेहद भावुक करने वाला भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं भारत की मिट्टी की खुशबू लेकर आया हूं। मोदी ने कहा, रूस शब्द सुनते ही हर भारतीय के मन में पहला शब्द जो आता है वह है भारत के सुख दुख का साथी, भारत का भरोसेमंद दोस्त। रूस में सर्दी के मौसम में तापमान कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रेस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। अब ऐसे में बात करें तो अपने देश में तो विपक्ष के बयान जो आ रहे हैं वो मोदी पर हमला करते हुए लगते हैं। कहा जा रहा है आमतौर पर रूस भारत के बीच होने वाली ये सालाना बैठक साल के आखिर में होती थी। ऐसे में जब पश्चिम देश अमेरिका की अगुवाई में नेटो की बैठक कर रहे हैं तो मोदी ने अपनी यात्रा के लिए यही वक्त क्यों चुना? क्या इससे संतुलन नहीं बिगड़ेगा? क्या पश्चिम से रिश्ते खराब नहीं होंगे? इसी तरह चीन की बढ़ती दोस्ती रूस के साथ और भारत रूस के बीच जो असंतुलित कारोबार है उस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। मोदी जी से मुलाकात तो उनका गल्फ कंट्री के एक स्थान पर हुआ था, तो उसके बाद एक समाचार ब्रेकअप हुआ इस देश में कि मोदी जी ने यूक्रेन वार को रुकवा दिया। अब मोदी जी उस समय मॉस्को थे ही नहीं, अब तो मॉस्को में हैं, तो पहले यूक्रेन का युद्ध रुकवा दें। जिस तरह से कहते हैं कि डंका बज रहा है। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी को एजेंडा बताना चाहिए देश को कि किस लिए जा रहे हैं। अगर मान लीजिए अभी नहीं बताया तो आकर के, जैसे पहले प्रधानमंत्री जब विदेश जाते थे तो आकर के क्या एग्रीमेंट्स हुए, क्या हमें मिला, क्या उनको दिया, ये बाकायदे प्रेस में जाता था। लेकिन अब होता क्या है कि मोदी जी यहाँ जाए तो हाँ मोदी जी, यहाँ आए एयरपोर्ट तो मोदी जी, पता ही नहीं लगता। अब हर विजिट में उनके तो यही देखा गया है। अब देखते हैं कि रूस से क्या वार्तालाप से क्या निकल कर के आता है। अब कोई कंक्रीट बात निकल के आए तो उस पर हम बातचीत कर सकते कि रशिया रूस जो है भारत का पारंपरिक, आज से नहीं पिछले 50 सालों से भारत का पारंपरिक मित्र रहा है। और राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी जी की मित्रता बहुत प्रगाढ़ है, दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और पूरा विश्व इस मीटिंग को बहुत टकटकी लगा के देख रहा है। और विश्व ये जानता है कि भारत अपने मित्र के साथ हमेशा खड़ा रहा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और इसीलिए रशिया में जो मोदी जी का स्वागत हो रहा है वो बिल्कुल स्वाभाविक है। वो जानते हैं, पूरा मॉस्को जानता है, पुतिन जी जानते हैं कि भारत अपने सिद्धांतों पर अडिग रहने वाला राष्ट्र है और कभी भी रशिया जैसे मित्र राष्ट्र को किसी हालत में नहीं छोड़ेगा। ये रूस के राष्ट्रपति जी ने कहा है ना, तो हर देश का जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति होता है उसके लिए यही बात लागू होती है। लेकिन हमारे यहाँ है कि देश, देखिए समर्पण, चूँकि प्रधानमंत्री विदेश में है तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन समर्पण हमें कष्ट देता है जब प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं जाते। ये कौन सा समर्पण है? हमारी महिला पहलवान बैठी रहे, प्रधानमंत्री जी की से कोई हीलिंग का संदेश नहीं गया। कितनी बातें कहूँ, युवाओं, रोजगार के मसले हैं, लेकिन जब देश आएंगे तब बात होगी। समर्पण को अगर उच्च कोटि का, उत्कृष्ट कोटि का होना है ना, तो वो मनसा वाचा कर्मणा में दिखना चाहिए। तो ये प्रधानमंत्री की विफलता है कि जो संबंध रूस के साथ मजबूत होते वो संबंध उन्होंने चीन के साथ मजबूत करने की कोशिश की और वो प्रयास पूरी तरीके से असफल रहे। मोदी और पुतिन की वार्ता हुई
और पुतिन ने सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से खुद अपने हाथ से मोदी को पहनाया ये नागरिक सम्मान। इसको ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल का सम्मान कहा जाता है, जो भारत में जैसे भारत रत्न होता है तकरीबन वैसे सम्मान है। तो जिस तरह से मोदी और पुतिन की जो दोस्ती कहें, जो संबंध कहें, रिश्तों में जो गर्माहट है, वो दोनों देशों के रिश्तों में बहुत लंबे समय से चली आ रही है, उसको बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। रूस इस समय पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ा हुआ है। यूक्रेन पर हमले को लेकर पश्चिम देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। ऐसे में रूस को भी ज़रूरत है कि उसके साथ कोई बड़ा देश खड़ा हो। चीन की तरफ इसीलिए उसका झुकाव बढ़ा है। भारत भी समझता है चीन से जो दोस्ती है वो रूस की मजबूरी है, और ये दोस्ती कहीं इतनी ज़्यादा ना बढ़ जाए कि भारत के लिए उसमें जगह कम पड़ जाए। इसलिए मोदी अपने दौरे को और पहले कर लेते हैं, जो साल के आखिर में हर साल होता है। ये दौरा इस बार पहले कर लिया गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जब पश्चिम में नेटो की बैठक चल रही है, ठीक उसी समय मोदी अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा पर रूस क्यों जाते हैं? ये आखिर दिखाता है कि भारत और रूस के संबंध कितने साल पुराने हैं। और भारत में भी अगर हर नागरिक से पूछा जाए तो रूस के लिए एक जो है कोमल भावना सबके मन में है, एक दोस्ती की भावना सबके मन में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र भी किया आज अपने भाषण में, जब वो भारतवंशियों को संबोधित कर रहे थे। इसी मामले पर लगातार चर्चा करेंगे, लेकिन बड़ा सवाल ये है, आखिर विपक्ष तल्ख बयानबाजी क्यों कर रहा है? विपक्ष क्यों कहता है कि रूस के साथ जो भारत के जो रिश्ते हैं वो मोदी के दौर से इससे पहले और ज़्यादा अच्छे थे? बात करें कारोबार की, तो दोनों देशों के बीच जो कारोबार है उसमें असंतुलन जरूर है। भारत जो रूस से जो आयात करता है उसकी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो भारत से निर्यात होता है करीब 5,08,000 करोड़ का तेल मंगवाता है भारत रूस से। लेकिन यहाँ समझने वाली बात, कांग्रेस इसी को लेकर हमला कर रही है। यहाँ समझने वाली बात है, भारत जो रूस से तेल मंगवा रहा है पिछले कुछ सालों से, इसका कारण यह है कि पश्चिम देश रूस से तेल नहीं खरीद रहे हैं और रूस भारत को सस्ते में तेल दे रहा है। इसी तेल को भारत अपने यहाँ से दोबारा निर्यात करता है पश्चिम देशों को, इससे उसकी कमाई भी होती है। इस लिहाज से ये जो आयात है वो एक फायदे का सौदा है। इस बात को न समझते हुए इस पर हमला करना कितना सही है? मोदी ने आज बहुत सारी बातें कही। भारत की ग्रोइंग कैपेबिलिटी देखिए, हमने दुनिया को ग्रोथ की उम्मीद दी है। दुनिया की राजनीति के बदलते आयामों में भारत अहम भूमिका निभा रहा है। जब दुनिया पर संकट आता है तो सबसे पहले भारत वहां पर खड़ा होता है। INSTC का कॉरिडोर में पहला शिपमेंट आया। मोदी ने यह बताया कि 17वीं शताब्दी में अस्तारखान में गुजरात के व्यापारी बस गए थे, अब वहां उस कॉरिडोर से पहला शिपमेंट आया है। तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हुई आज। शिखर वार्ता हुई पुतिन और मोदी की, और भारतवंशियों के साथ मोदी ने जो रिश्ता कायम करने की कोशिश की है, एक नई तरह की डिप्लोमेसी लेकर आए हैं मोदी। उस डिप्लोमेसी में बहुत सारी नई नई बातें हैं। दुनिया के संबंध के लिहाज से बहुत सारी बातें, इन पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। आखिर भारत और रूस की दोस्ती कितनी महत्वपूर्ण है और उसमें जो अपने देश में जो राजनीति चल रही है आखिर वो कहाँ तक जाती है। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता तपोष पाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है तपोष जी। रतन तिवारी जी हैं नेता कांग्रेस का, आपका बहुत बहुत स्वागत है रतन जी। इंदुकांत दीक्षित साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर टोडी सिंह है विदेशी मामलों के जानकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सिंह। सबसे पहले रतन तिवारी जी, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रूस गए हैं, हमारे देश का सबसे पुराना मित्र देश जो है, और वहाँ उनका सम्मान किया जाता है और बहुत सारे रिश्ते जो हैं रूस से जुड़े हुए हैं। ऐसे में अपने देश में बयानबाजी करना और ये कहना कि रिश्ते अब जो है उस दौर में नहीं पहुंचे हैं, व्यापार का संतुलन है, बहुत सारे मुद्दे को उठाना, ये कहां तक जायज है? जी मैं आपको प्रणाम करता हूं। पैनलिस्ट मित्रों को भी मैं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी अगर रूस गए हैं तो अच्छी बात है, और रही बात रिश्ते की, तो रिश्ते भारत और रूस के बहुत पुराने रिश्ते हैं, बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन 2014 के बाद रिश्तों में तकनीकी खामियां दिखाई दी, व्यापार में भी खामियां दिखाई दी। उस रिश्ते को मजबूत किया जाए तो प्रधानमंत्री को उस पर सोचना चाहिए। रूस के साथ खड़ा रहा और हर वक्त रूस के साथ खड़ा रहा, इसमें नया कुछ नहीं है। बस ये है कि प्रधानमंत्री
रिश्ते को और मजबूत करें, व्यापार को और बढ़ाएं और भारत को मजबूत करें। युवाओं पे, किसानों पे ध्यान दें, इस देश में जो महंगाई आसमान पे पहुंच रही है उस पर ध्यान दें। तीसरी बार जनता ने उन्हें सरकार बनाने का मौका दिया है, अच्छा अवसर दिया है, तो इस देश के लिए सोचें, इस देश के लिए, इस देश का भला करें। ठीक है तपोज पाल जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री गए हैं, विपक्षी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी विदेश में जाकर जो भारत की जो उपलब्धियां हैं उसको अपनी पार्टी की उपलब्धियां बता देते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां बता देते हैं। इस लिहाज से देखें तो क्या कहेंगे आप जो है? देखिए, सरकार की उपलब्धियां हैं ये, क्योंकि पिछले 10 सालों से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और ये जिस तरीके से अभी जब स्टार्टिंग में आपने बताया कि ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू को दिया गया, 1698 से ये स्थापित हुआ था ये अवार्ड, और ये भारत में ये जो आज मिला है ये प्रमाण है उनका। दावर नेता पूरे विश्व में अपने आप को रखना और भारत का एक पॉइंट ऑफ व्यू को रखना, वो एक पॉइंट दिखाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, जब कल अगर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी और पुतिन जी साथ में बैठे हुए थे, तो उस समय उन्होंने एक बात कही कि आपने बहुत ज्यादा हमें सहायता पहुंचाई उस क्षेत्र में जहां पे कि हमें आपकी जरूरत थी, जैसे कि तेलों के दामों को भारत 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है और उसमें तेल की कीमत एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाती है। उनके ऊपर बैन लगा हुआ है, फिर भी उन्होंने पुतिन जी को धन्यवाद दिया पूरे विश्व के स्तर पे, और उन्होंने ये बताया कि आपके कारण भारत में हम जो है इस तेल की कीमतों को कंट्रोल कर पाए हैं और इसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है। इसके अलावा उन्होंने जॉब, जो हमारे देश में नवयुवकों को जॉब के अपॉर्चुनिटीज बनने हैं, उसको लेके भी काफी चीजें उन्होंने कही है और उसके लिए धन्यवाद दिया है। एक चीज मैं और कहूंगा जो सबसे बड़ा इस समय चल रहा है, वो है सैन्य समझौता, जिसमें कि कई चीजें अब भारत में बनेंगी जो कि रशिया से मंगवाई जाती थी। ऊर्जा के क्षेत्र में साझेदारी होगी, जिसमें कि परमाणु ऊर्जा और रिन्यूएबल एनर्जी, उसमें काम होगा। गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष अनुसंधान, इस पे भी काम होना शुरू होगा। और शैक्षणिक सहयोग, रूस में भारत के बहुत से विद्यार्थी जाते हैं और वहां से पढ़ के वहां से डिग्रियां लेके आते हैं, यहाँ भी काम करते हैं और वहां भी काम करते हैं। तपोज पाल जी, तो ये तपोज पाल जी, जब ये तमाम उपलब्धियों के बीच जो है कांग्रेस के नेता कहते हैं कि मोदी जी दावा करते हैं कि रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया था उन्होंने, तो अभी कहा जा रहा है कि तो अभी तो रूस में है, जब यहाँ बैठे बैठे युद्ध रुकवा दिया था तो वहां जाकर क्यों नहीं रुकवा पा रहे हैं? देखिए, उन्होंने इस पे बात कही है। आज उन्होंने, अगर आपने देखा होगा 1-on-1 उनकी जो मीटिंग हो रही थी, उसमें उन्होंने ये संदेश दिया है कि गोले बारूदों के बीच में शांति की बातें नहीं होती है। शांति की बातें होती हैं एक मेज पे बैठ के दो बड़े नेता एक दूसरे के सामने बात करने के बाद ही होता है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम, भारत जो है वो शांति का पक्षधर है। अगर उसमें किसी प्रकार के योगदान की आवश्यकता होगी या भारत के लिए कोई अपॉर्चुनिटी बनती है तो प्लीज गिव अस सम अपॉर्चुनिटी। ठीक है, उन्होंने इस बात के लिए भी पुतिन से रिक्वेस्ट किया है कि विश्व में शांति बने और उसके लिए भारत का अगर कोई योगदान हो सके तो उनको उसके लिए वो तैयार है। बिल्कुल। देखिए, आज ठीक है, आपके पास आता हूँ तपोज जी, एक बयान सबसे ले लूँ। तपोज जी आता हूँ, दोबारा दूसरे दौर में आता हूँ, एक बयान सबका हो जाए। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, विदेशी मामलों के जानकार है आप लोग, जिस समय पश्चिम देश नेटो की बैठक कर रहे हैं, ठीक उसी समय पर मोदी जी पहली द्विपक्षीय जो दौरा है उस पर रूस जाते हैं, जबकि ये बैठक साल के अंत में होती आई है। आपको लगता है कोई खास वजह है जो उन्होंने दौरे को और पहले कर लिया? पश्चिम देश इसको गलत मानेंगे? देखिए, निश्चित रूप से पश्चिमी देश इसको गलत मानेंगे और कल अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता का स्टेटमेंट भी आ गया।
अपनी रेगुलर ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि भारत रूस की यात्रा कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री, उससे हम चिंतित हैं और हमें भरोसा है कि कोई भी देश, चाहे भारत हो कोई भी हो, अगर रशिया के प्रेसिडेंट से मिलता है तो वो उनको समझाएगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सिद्धांत हैं, जो प्रयोजन है, उसके अंतर्गत वो काम करेंगे और स्थिति को और अधिक बिगाड़ेंगे नहीं। तो ये बात तो अमेरिका ने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है। लेकिन आपका जो मेन सवाल है वो ये है कि जिस वक्त नेटो की वाशिंगटन में मीटिंग हो रही है, उसी समय पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री की मीटिंग होना, इसके दो कारण मुझे लग रहे हैं। इसमें रशिया का इंटरेस्ट ये है कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि पश्चिमी देशों को, विशेष रूप से नेटो के सदस्यों को और यूक्रेन को, कि रशिया पे आपने प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन रशिया अकेला नहीं है, उनके साथ चीन है। चीन मान के चलता है कि नो लिमिट फ्रेंडशिप है रशिया के साथ, तो भारत भी है, चीन भी है और एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के और बहुत से देश साथ हैं। और इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री ने पिछले हफ्ते पुतिन से मुलाकात की, उसकी भी यूरोपियन देशों ने आलोचना की है कि यूरोपियन यूनियन ने उनको डेप्यूट नहीं किया ओरबान को। तो पुतिन का इंटरेस्ट ये है कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे आइसोलेशन में मत डालिए, मुझे अलग थलग मत डालिए। भारत का इंटरेस्ट ये है कि भारत की अमेरिका के साथ भी सामरिक सहभागिता है और रशिया के साथ भी है। और इस बात में अमेरिका को ये आशंका है कि अगर भारत के साथ और ज्यादा मजबूत करेंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, तो शायद हो सकता है भारत और आगे बढ़ जाए और रशिया की तरफ झुकाव और बढ़े। और इसलिए भारत का ने जो इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का इनिशिएटिव है अमेरिका के साथ, उस मैकेनिज्म के थ्रू डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं कर रहा है अमेरिका, जबकि रशिया डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है। और दो जॉइंट वेंचर ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, एक अमेठी में, जिसके थ्रू प्रधानमंत्री मोदी के मॉस्को के जाने से जस्ट पहले 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स इंडियन आर्मी को दे दिए गए हैं। इसके अलावा लखनऊ में जो ब्रह्मोस मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल, उसके लिए जॉइंटली काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो पहले से नेगोशिएशन है S-400 के 226 हेलीकॉप्टर और सुखोई का जो एग्रीमेंट है, उनको भी सप्लाई को और ज्यादा जल्दी एक्सपीडाइट करने के लिए बातचीत होगी। तो ऐसी स्थिति में भारत का जो उद्देश्य है कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, तो भारत अपनी जो सैन्य सामान है अपनी पूर्ति तो करेगा ही, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी तक भारत का जो सैन्य सामान है सामान्यतः रशिया से आता रहा है। धीरे धीरे भारत दूसरी देशों पे भी डाइवर्ट कर रहा है, जैसे फ्रांस की तरफ, फ्रांस से अपना आयात बढ़ा दिया है। तो भारत ये भी चाहता है कि हम रशिया पे डिपेंड भी नहीं हो एक्सक्लूसिवली, और इसके साथ साथ हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़े, क्योंकि अभी भी भारत का इंपोर्ट ज्यादा है सैन्य सामान का, एक्सपोर्ट कम है। इसलिए भारत एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है और उसके लिए रशिया जॉइंट वेंचर के रूप में सहयोग करने के लिए तैयार है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रशिया एक अच्छा विश्वसनीय साथी हो सकता है अमेरिका और पश्चिमी देशों की तुलना में। लेकिन हम देखें, भारत की विदेश नीति के दो स्तंभ रहे हैं। एक तो यह है कि भारत ये मान के चलता है कि हम हमारी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखेंगे, हम किसी एक गुट में सम्मिलित नहीं होंगे। दूसरी जो है वो ये है कि भारत ये चाहता है कि हम हमारी जो नीति है उसको में किसी गुट में सम्मिलित नहीं होके हाइपेनेटेड पॉलिसी रखें, हम एक से दोस्ती रखें तो दूसरे से दुश्मनी हो जरूरी नहीं। तो भारत का रिश्ता रशिया से भी अच्छा है, अमेरिका से भी अच्छा है, यूरोपियन यूनियन से भी अच्छा है। तो ऐसे स्थिति में भारत का रशिया जाना, रशिया को ये मैसेज देना है
कि आप चीन के साथ तो दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन अब हम भी आप और हम भी पुराने दोस्त हैं, हमारे रिश्ते भी मजबूत हैं, हम किसी गुट में सम्मिलित नहीं हैं, क्योंकि भारत ये मान के चलता है कि हम मित्र तो हैं सबके, लेकिन किसी भी गुट में नहीं है। बिल्कुल। और गुट में नहीं होना ये भारत का बहुत बड़ा सामर्थ्य है, बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, और इसीलिए भारत की बात को बहुत ही अच्छी तरह सुना जाता है दुनिया में, क्योंकि भारत पक्षपातपूर्ण या किसी गुट के आधार पे बात नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में रशिया जाना, रशिया को यह एश्योरेंस देना कि हम आपके साथ हैं संकट के समय, और रशिया पश्चिमी देशों को ये मैसेज देता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ और भी हैं। इसलिए दोनों देशों का हित, राष्ट्र हित, भारत और रशिया का कन्वर्जेंस हो रहा है, दोनों के हितों में सामंजस्य हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, ठीक है। डॉक्टर दिलकांत दीक्षित जी, जिस तरह से कांग्रेस ने उनसे 3 सवाल पूछे मोदी के दौरे के बीच में कि जो सेना में भर्ती हैं, जो इलीगल तरीके से रूसी सेना में भारतीय गए हैं, उनकी वापसी करा पाएंगे क्या मोदी? क्या जो व्यापारी का संतुलन है जो दोनों देशों के बीच में, क्या उसको बराबरी पर ला पाएंगे मोदी? व्यापार संतुलन में बहुत बड़ा जो रोल है वो तेल का है, और जब पूरी दुनिया रूस से तेल नहीं खरीद रही है, उस दौर में भारत ने खरीद के मुनाफा कमाया। ये एक अच्छा कदम माना जाता था, लेकिन विपक्ष उसको गलत तरीके से पेश कर रहा है, आंकड़ों की बाजीगरी कर रहा है। आपको लगता है जिस दौर में खास तौर से जब दुनिया के सामने हम प्रस्तुत हो रहे हैं, तो इस तरह की घरेलू राजनीति से बचना चाहिए? नमस्कार नवीन जी। आवाज मेरी इको भी करिए, ठीक करवाइएगा थोड़ा जी। हमारे जितने को पैनलिस्ट हैं उनको भी मेरा नमस्कार। अभी डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी जो कह रहे थे बातें, मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। और इतने वरिष्ठ प्रवक्ता हैं कांग्रेस के रतन जी, उन्होंने भी अभी अपना प्रारंभिक वक्तव्य जितना संयम से दिया, अगर राष्ट्रीय स्तर पे भी कांग्रेस इसी तरह से संयम से बात करती इस महत्वपूर्ण विदेशी यात्रा को लेकर के भारत के प्रधानमंत्री के, तो बहुत बेहतर था। देखिए, भारत के रिश्ते दुनिया से कैसे हैं और भारत की अंदर की राजनीति, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग पहलू हैं। और जिसमें भारत जैसे देश के, बड़े देश के, दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में शामिल हो रहे भारत देश के, एक समय सोने की चिड़िया रहे भारत देश के प्रधानमंत्री इतने महत्वपूर्ण किसी डिप्लोमेटिक मिशन पे हैं, उस समय भारत की प्रमुख विपक्षी पार्टी, बहुत ताकतवर होकर के पहले की अपेक्षा उभरी विपक्षी पार्टी, लगभग 10 सालों के बाद संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता का हासिल पद करने वाली ऑफिशियली विपक्षी पार्टी, अगर इस ढंग के चीजें और फिजूल की बात उठाते हैं और बिल्कुल अप्रासंगिक ढंग से उठाते हैं, ये बहुत देश के लिए शर्मसार करने वाली बात है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ। जिस समय प्रधानमंत्री रूस की यात्रा पर रवाना होते हैं, वहां लैंड करते हैं, उसी समय विपक्ष के नेता और कांग्रेस के सबसे प्रमुख नेता इस समय राहुल गांधी जी मणिपुर में लैंड करते हैं। और बहुत अच्छी बात है, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप और स्वयं राहुल जी भी इन संकेतों में इसमें एक पैरेलल ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ये देश के हित की बात नहीं हो सकती है। मैं कांग्रेस के नेताओं को सिर्फ एक चीज याद दिलाऊंगा कि 1931 को हमेशा कोट किया जाता है, सभी नेता जानते हैं, पक्के तौर पर रतन जी भी जानते हैं, कि एक तरफ जब 1971 का युद्ध माननीय स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में भारत ने जीता था, तो विपक्ष के नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, इंदिरा जी आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं और आप तो दुर्गा के अवतार हैं, उन्होंने कहा था संसद के सदन के बीच। और वही विपक्ष आज इस तरह की स्थितियां पैदा कर रहा है, जहां पे भारत के प्रधानमंत्री की जो कूटनीति है, अपने बहुत सक्षम विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के साथ लेकर के, और प्राइम मिनिस्टर की जो अपनी लीडरशिप है और जिस तरह से वो आउटगोइंग फैसले लेते हैं देश हित में, किस तरह से आपने कहा कि तेल के मामले में विदेशी पश्चिमी दबाव के आगे बिल्कुल न सरेंडर करते हुए अपने निर्णय को लागू करते, आपको याद होगा एस जयशंकर जी का बयान इस बारे में दुनिया में कोट किया जाता है, जिस तरह से उन्होंने बाहर भी जाके चीजों को कहा था। और
ऐसी चीजों को करते हुए भी और आप इस ढंग की बात जाके कहते हैं कि नहीं जी हम अपने देश की ही प्रधानमंत्री को इस तरह से जी डॉक्टर दीक्षित, आपका शायद कुछ लाइट का कुछ इश्यू है, मैं फिर आता हूं आपके पास। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, चर्चा करके बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से मैं जितेंद्र सिंह। हिमाचल की राजधानी शिमला से ANB न्यूज के लिए मैं टीना ठाकुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से मैं अखिलेश तिवारी राजपुर। देवभूमि उत्तराखंड से मैं अमित चौधरी। राजनांदगांव, वाराणसी, चंबा, भूतपुर, गुरुग्राम, खरौना, फरीदाबाद, लुधियाना, हरिद्वार, रुड़की, सीतापुर, गौतम बुद्ध नगर, अमेठी, फिरोजाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर, कानपुर नगर से ANB न्यूज के लिए मैं सत्यम गोस्वामी। सबसे बड़ा नेटवर्क ANB न्यूज। नहीं दबेगी कोई आवाज, हटेगे पर्दे सामने आएगा हर राज। वो छिपाते हैं हकीकत, उनकी सच्चाई सामने लाते हैं हम। इसीलिए ANB न्यूज पर भारत को है नाज। और ब्रेक के बाद राजधानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे की, जहां जाकर उनको रूस का सबसे बड़ा सम्मान मिला है और वहां पर उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो पूरी दुनिया उन पर नजर लगाकर देख रही है, सुन रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करें, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार। तपोस पाल जी हैं, नेता BJP के। रतन तिवारी जी, नेता कांग्रेस के। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार। इंदुकान दीक्षित साहब, आपकी बात पूरी हो नहीं पाई थी। जिस तरह से आज मोदी ने भारतीयों से संबोधित करते हुए ये दिल है हिंदुस्तानी और तमाम बहुत सारे लाल टोपी रूसी वाले गाना गाया, एक भावनात्मक रिश्ता कायम करने की कोशिश की और साथ ही बताया रूस में तापमान कितना भी गिर जाए, माइनस में चला जाए, लेकिन रिश्ते हमेशा ऊपर रहते हैं, उनमें गर्मजोशी बनी रहती है। तो ये एक जो तारतम्यता है, ये खतरा हमेशा लगा रहता है कि रूस और चीन की दोस्ती जिस तरह से बढ़ रही है, उससे कहीं ना कहीं भारत कहीं थोड़ा पीछे न हो जाए। लेकिन ऐसी बातें बताती हैं कि खतरा ऐसा नहीं है। जी डॉक्टर दीक्षित, आवाज आ रही है आपको? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। तपोस पाल जी, आवाज आ रही है? आ रही है, तो आप बोलिए, बात पूरी करिए अपनी। जी देखिए, मैं ये कह रहा था कि ये आज की जो बैठक हुई है, शिखर बैठक, ये देश की ही डिप्लोमेसी के लिए, राजनीति के लिए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी ये बहुत अहम है। और जिस तरह का प्रतिमान भारत ने स्थापित किया हाल फिलहाल के दिनों में, आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के किसी भी एक्सपर्ट से बात कर लीजिए, वो आपको ये बताएंगे कि भारत ने जिस तरह का रिश्ता रखा है वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ, और उसी के साथ साथ जिस तरह का रिश्ता उन्होंने रखा है रूस के साथ साइमल्टेनियसली, और अपने हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया है, ये देखने वाली बात है और काबिल तारीफ बात है।
इस मौके पर मेरा ये मानना है सिर्फ कि पूरी दुनिया बहुत अचरज भरे निगाह से देख रही है, और जो चीन कल तक कमेंट कर रहा था, जिस तरह की बातें एप्रीहेंशंस अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज करते, जैसा प्रोफेसर डॉक्टर किरोड़ीमल जी कह रहे थे, आज उसी चीन का बयान आया। आपने देखा कि अगर रूस और भारत की नजदीकी बढ़ती है तो हमें इसमें क्या आपत्ति होगी। उसके स्वर देखिए कैसे बदल गए जब सफलता देखे। और आपने देखा कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री को अपने सबसे बड़े सम्मान से सम्मानित किया अपने हाथ से स्वयं व्लादिमीर पुतिन ने। ये देश का सम्मान है, और जिस तरह से ह्यूमिलिटी से इसको स्वीकार करते हैं प्रधानमंत्री कि ये देश के 140 करोड़ों का सम्मान है, ये वाकई देश के पूरी इंटरनेशनल बिरादरी में प्रतिष्ठा की बात है। और इस समय कांग्रेस को इस तरह की कोई बातें न करके देश की विदेश नीति के साथ और देश के साथ खड़ा होना चाहिए। और देखिए, जो आपने सवाल कहे थे, मैं ये कह के अपनी बात खत्म करूंगा, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या जो भारत के नौजवान रूस की सेना में गाहे बगाहे अनजाने में फंस गए हैं, उनको वापस ला सकेंगे? आपने देखा, उसके बारे में बात हो गई और लगभग ये तय हो गया, जो बातें आई हैं सामने, कि जो भी जवान अनजाने में जाकर के फंस गए हैं युद्ध की इस विभीषिका में, उनको वापस लाने की बात तय हो गई। रूस ने कहा है कि उनको वापस कर दिया जाएगा। और भारत के जो ट्रेड डेफिसिट की बात है, मेक इन इंडिया की बात है, इन सबको प्रमोट करने की, इनको स्थिर करने की बात की गई है। इसमें देश के लाभ ही लाभ है। ऐसे में आप इस समय इतने महत्वपूर्ण मौके पर अगर देश की सरकार के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ व्यक्तिगत हानि लाभ छोड़ करके खड़े दिखाई देंगे तो देश की इज्जत में और प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाता। ठीक है रतन तिवारी साहब, आपने सुना होगा आपके जो बड़े नेता है महासचिव जयराम रमेश साहब ने जो सवाल, रतन तिवारी जी आपका आवाज आ रही है क्या? जिस तरह से जयराम रमेश जी ने सवाल पूछे थे आपने भी देखे होंगे, और आज प्रधानमंत्री ने सबका जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा, दागिस्तान का मुद्दा भी उठाया, जिस तरह से कश्मीर आतंकवाद दागिस्तान की तुलना की, बताया कि भारत और रूस जो है दोनों ही पीड़ित हैं आतंकवाद से। जिस तरह से भारतीय जो युवा हैं वहाँ सेना में फंस गए उसकी बात भी उठाई, जो व्यापार असंतुलन है उसकी बात भी उठाई, और वहाँ पर और जो एटम पवेलियन है उसका दौरा किया। तमाम जो चिंताएं थी जो कांग्रेस की, वो दूर करने की कोशिश की। तो अभी आप लोगों की चिंता दूर हुई है या कुछ और दिक्कतें हैं? देखिए नवीन जी, चिंताएं कांग्रेस पार्टी की जो चिंताएं हैं इस भारत को लेके, हमने इस भारत को जब 2004 में हम सरकार बनाए थे तो इस भारत को हमने उस बुलंदियों तक पहुंचाने का काम किया था 2014 तक। लेकिन 2014 से लेकर 2024 तक इस भारत को एकदम कमजोर, एकदम गरीब, महंगाई का बोझ डालकर प्रधानमंत्री ने सबसे ज्यादा कर्ज लेकर इस भारत को एकदम जमीन में धंसाने का काम किया है। चिंताएं तो हमारी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की है, चिंताएं तो हमारी अग्निवीरों पे है, चिंताएं तो हमारी महंगाई से जूझ रही जनता की है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, बहुत सारी समस्या। लेकिन जो रूस की बात अगर की जाए नवीन जी, तो जयराम रमेश जी ने जो सवाल पूछे हैं वो जायज है। और प्रधानमंत्री जी से मैं भी आपके माध्यम से कहता हूं कि जयराम रमेश जी हमारे प्रमुख नेता हैं, उनकी बात को गंभीरता से ले, और जितने भी उनके जो सवाल पूछे गए हैं प्रधानमंत्री जी उसका जवाब भी दें और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करने का काम करें। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं अगर प्रधानमंत्री खुद अगर दौड़ दौड़ के विदेश का भ्रमण करेंगे कुछ नहीं होगा। अगर कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो विपक्ष को साथ में ले, विपक्ष से चर्चा करें, विचार विमर्श करें, और निश्चित तौर पर अगर भारत का भला होता है तो विपक्ष सरकार का साथ देगा। रतन तिवारी जी, जिस तरह से राहुल गांधी आजकल बहुत ज्यादा आक्रामक हैं, हर मुद्दे पर वो घेरते हैं, अब रूस जाना और मणिपुर जाना, इसकी क्या तुलना है? रूस एक विदेशी दौरा है, मणिपुर अपने देश में है, आप कहते हैं कि रूस गए, अगर मणिपुर क्यों नहीं आए, ये इसका क्या मतलब है? नवीन जी, आपको पता है कि जब मणिपुर जल रहा था, मणिपुर के हजारों घर को जला दिए गए, लाखों लोग प्रभावित हुए, तो प्रधानमंत्री जी मणिपुर नहीं गए थे। मणिपुर अगर कोई गया था तो इंडिया अलायंस के लोग गए थे और राहुल गांधी जी गए, और उसी मणिपुर ने कांग्रेस पार्टी को 2 के 2 सांसद चुन के भेज दिए। राहुल गांधी जी मणिपुर इसलिए गए क्योंकि राहुल गांधी को इस भारत की चिंता है।
वो कभी गुजरात चले जाते हैं, गुजरात में पीड़ित लोगों से मिलते हैं, कभी हाथरस चले जाते हैं, हाथरस में पीड़ित परिवार के लोगों से मिलते हैं, कभी मणिपुर जाते हैं, आज रायबरेली में है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, पूरे भारत की नब्ज को वो समझ चुके हैं पदयात्रा के माध्यम से, और उनका जो दिल है, उनका दिल इस भारत के लिए धड़कता है और वो भारत की चिंता ज्यादा करते हैं। और राहुल गांधी जी निश्चित तौर पे, मैं आपको बता देता हूं नवीन, राहुल गांधी जी सदन के अंदर अब दहाड़ना शुरू कर दिए हैं, और उनके दहाड़ से ये पूरी भाजपा की बटालियन, कुछ प्रधानमंत्री चिंतित हैं, और इनको अब समय नहीं मिल रहा है कि राहुल गांधी जी को सवाल और जवाब दें। तो राहुल गांधी जी मणिपुर जा रहे हैं, तो मैं तो चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी में मणिपुर का दौरा करें, उन्हें कौन रोका है, लेकिन वो जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तपोज पाल जी जवाब देंगे आप? जी मैं जवाब दे देता हूँ। पहले तो मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, आपके एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि अटल जी ने इंदिरा गांधी को दुर्गा बोला है, उन्होंने कभी नहीं कहा है, और उन्होंने इस चीज का खंडन भी किया है। और इंदिरा गांधी जी दुर्गा हो भी नहीं सकती हैं, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी डाला था। तपोज पाल जी, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है, इससे क्यों झुटला रहे हैं आप? जब बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला था, सब जानते हैं, इतिहास की बात है। नहीं बोला था, और उन्होंने रजत शर्मा के जो आपकी अदालत है उसमें उसका खंडन भी किया था। और आप सुनिएगा उसको, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि ये मीडिया के द्वारा फैलाया गया है, और उन्होंने इस पे स्पष्टीकरण भी दिया था। मैं अब आप इस तथ्य को एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, ये बिल्कुल उन्होंने अपने से कहा था कि मैंने कभी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। एक मिनट, मैं आज की क्या राजीव गांधी जी ने इलाज करने के लिए अटल जी को विदेश नहीं भेजा था, वो भी आप झुटला देंगे? विदेश भेजना और दुर्गा बोलना दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप दोनों को मिक्स मत करिए। इलाज के लिए सोनिया गांधी भी विदेश जाती है, और उसमें कोई वो नहीं है, और सरकारी खर्चे पे जाती है, ठीक है। तो इसमें कोई महान कोई बड़ी बात नहीं है, सारे लोग जाते हैं। और आपके बाड्रा जो है उनको किस आधार पर देखिए भाई, इनके समय में मैंने नहीं बोला था, ये रतन तिवारी सुन लीजिए, रतन जी सुन लीजिए, हो जाने दीजिए, रतन जी सुन लीजिए। ये जब बोल रहे थे तब तो मैंने बोला नहीं था। देखिए मैं एक चीज बताऊंगा, रतन जी मौका दूंगा आपको, रतन जी मौका दूंगा बोलने का, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए, उन्हीं की सुन लीजिए भाई, आप ही बोल लीजिए भाई, हम लोग सुनते हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप ये स्वीकार कर लेंगे कि अटल जी ने सही में इंदिरा जी को दुर्गा कहा था, तो क्या नहीं कहा था भाई, आप चेक कर लीजिए, झूठ बातें हैं, ये मीडिया प्रोपेगेंडा है। मैं आपसे देखिए तपोज जी, होता क्या है राजनीति में जो है अलग अलग समय और दौर में बयान बदल दिए जाते हैं, तो हो सकता है बयान जब दौर बदला तो बयान बदल गए, तो चलिए उसको जाने दीजिए, आप अपनी बात पूरी करिए। हाँ, जो सॉफ्टली उनको दुर्गा बताने की कोशिश की जा रही है, वो हो भी नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी डाला था, संविधान की हत्या की थी, और इस परिवार ने सबसे ज्यादा हत्या की थी। तो कांग्रेस किसी रूप से, देखिए मैं आपको एक वो बता दूं कि फिलिस्तीन के पास हमास है, नाइजीरिया के पास बोको हराम है, लेबनान के पास हिजबुल्लाह है, पाकिस्तान के पास लश्कर तैयबा है, और उसी तर्ज पे भारत के पास कांग्रेस है। कांग्रेस के तपोज पाल जी गलत बयानबाजी। कांग्रेस एक सम्मानित राष्ट्रीय दल है। ये हिंदुओं को क्यों कहते हैं? कल गो बैक राहुल गांधी ये मणिपुर में लगा है, और अभी अब रिसेंटली आप देखिए मदन मित्रा के एसोसिएट्स और टीएमसी के एमएलए, और किस तरीके से 4 लोगों ने महिला को पकड़ रखा है, और 2 लोग उसको पीट रहे हैं। इस पे इन्होंने कुछ बोला? ये मणिपुर चले जाते हैं। मणिपुर में जो रिसेंटली क्लैशेस हुए हैं, वो राहुल गांधी के स्टेटमेंट आने के बाद फिर से बढ़े, और वो कल मणिपुर में थे। क्या सुनने को मिला है? उनको किसी ने माला पहना है वहाँ पे सिक्योरिटी वाले उनको बचा रहे थे, और सब लोग कह रहे थे तुम जाओ यहाँ से, किस लिए आए हो? तो शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, जो सस्ती राजनीति करते हैं और महिला बोलते हैं। और ये जयराम रमेश को रिपीट आंसर देने के लिए बोल रहे थे। जयराम रमेश वही व्यक्ति है
पश्चिम बंगाल में पूछा गया था तो जयराम रमेश कह रहे थे कि पर्यावरण की बात करिए। देखिए शर्म आनी चाहिए आपको। कांग्रेस पिछले स्तर की राजनीति कर रही है और जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अरे आपकी राजनीति को जनता ने नकार दिया। ये प्लकार्ड लेके आते हैं और अपने आप रतन जी सुन लीजिए, रतन जी सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास, आऊंगा, सुन लीजिए पहले, बोलिए बोलिए। ये बहुत दुखद है। और एक चीज और बता दूं, अचानक से नीट के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछना ही बंद कर दिया जब पूरे देश में एक खास वर्ग के लोग पकड़े जाना शुरू हुए। इम्तियाज आलम पकड़ लिए गए, जमालुद्दीन अंसारी पकड़ लिए गए, एहसानुल हक पकड़ लिए गए और इनको अब लगने लगा कि भैया अब नीट की बात करेंगे तो हमारा वोट बैंक हैम्पर होगा। तो ये जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल से एक महिला को सड़क पे लेटा लेटा के इस तरीके से मारा गया। एक बात बताइए इनके मुंह से निकली हो, इनके महिला ब्रिगेड और इनके तथाकथित जो ह्यूमन राइट्स के लोग वो कहाँ है? वो क्यों नहीं जाते हैं? वो क्यों नहीं कहते हैं कि महिलाओं के साथ वहाँ गलत हो? आपकी सरकार नहीं जाएगी लेकिन हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ पे। एक चीज बोलते रहेंगे, ये दुर्गा पता है दुर्गा। अरे ठीक है तपोस जी, बहस जो है रूस दौरे पे हो रही है, आप कहाँ पूरी पॉलिटिक्स शामिल कर रहे हैं इसमें? तपोस पाल जी, रूस दौरे की बात हो रही है, आपका कांग्रेस होते बंगाल होते हुए आप कहाँ पहुंच गए? बात तो यही उठा रहे ना, बार बार मणिपुर के कल मणिपुर ये कहते हैं, इनका कौन सा स्वागत हुआ है? ठीक है भाई, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है देश के, उनको सर्वोच्च अवार्ड मिल रहा है रशिया में, वो पूरे भारत का नाम विदेश में रोशन कर रहे हैं और ये मणिपुर 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 कर रहे हैं। क्या मिला उनको मणिपुर जाके कल? तो मणिपुर का नाम लिया जाए। आप कहेंगे तो ये नहीं मालूम है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम कहेंगे तो हम रूस का नाम लेंगे। और कुकी के बीच में क्या समुदाय क्लैशेस हो रहे हैं आपको ये मालूम तक नहीं है। हमारे लिए कांग्रेस के प्रवक्ता तो पिछली बार आए थे, मैंने उनसे पूछा कि मणिपुर में क्या घटना कर रही है, वो बताने की हालत में नहीं है। ये फालतू की बातें करेंगे। ठीक है और जयराम ठीक है तपोस जी, मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, पर्यावरण की बातें करने लगते हैं। ठीक है तपोस जी, आपकी बात आ गई। ठीक है, सीरियस है महिलाओं को लेके। ठीक है रतन तिवारी जी, आपकी बात भी आ गई है। डॉक्टर करोड़ी सिंह जी, इस मामले में जो रूस का जो मुद्दा है बहुत गंभीर है और तमाम ये चिंता जाहिर की जा रही है कि दोनों देशों के बीच जो व्यापारिक असंतुलन है, क्या वाकई वो इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आपको लगता है? क्योंकि भारत बहुत कम उसको निर्यात कर पाता है, आयात ज़्यादा करता है और आगे उसको बढ़ाने की कोशिश हो रही है। परमाणु ऊर्जा की बात भी हो रही है। आज प्रधानमंत्री वहाँ गए थे, एटम पवेलियन गए थे और कोडाईकनाल का जो है वो जो अपना परमाणु घर है उसको भी वो ऊर्जा देने की बात हो रही है। इसके साथ ही जो ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि भारत और रूस की दोस्ती जो है वो चीन उसमें आड़े नहीं आ रहा है, बल्कि पश्चिम देश बेवजह की चिंता कर रहे हैं। ये जो कूटनीतिक बातचीत है, इसको कैसे देखते हैं आप? जो है पहले तो हमारे जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जिस तरह की बहस कर रहे हैं उस पे मैं कुछ सेकंड लेना चाहूंगा। भारत में भारत की विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों को लेके और भारत के राष्ट्र हित को लेके लगभग राजनीतिक सहमति है। जहां तक सवाल पूछने का सवाल है, ये भारत एक प्रजातांत्रिक देश है। कोई भी राजनीतिक दल, अगर कोई हमारे देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री कहीं जाते हैं तो कोई सवाल पूछ सकते हैं, तो उस पे हमें ज्यादा बहस नहीं करनी चाहिए क्योंकि मूलभूत सहमति है सभी राजनीतिक दलों में। एवं क्षेत्रीय दल हैं वो भी सहमत हैं भारत के राष्ट्रीय हित को लेके और विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांतों को लेके। अब जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, ये 22वीं मीटिंग है, द्विपक्षीय मीटिंग रशिया के प्रेसिडेंट और भारत के प्रधानमंत्री के, कोई पहली बार नहीं हो रही है। और इसके लिए जब मीटिंग हो रही है तो जिस समय हो रही है वो तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इस तरह की मीटिंग के 3 पक्ष होते हैं। जब शिखर वार्ता होती है तो एक तो लोकाचार होता है कि किस तरह से स्वागत किया गया, किस तरह से मुलाकात हुई, एक दूसरे का गर्मजोशी हुआ, ये लोकाचार की बातें हैं। दूसरा होता है कि कॉन्क्रीट क्या हो रहा है और जो क्या समझौते होने जा रहे हैं, क्या कि किन समझौतों पे हस्ताक्षर हो रहे हैं, उसके लिए होमवर्क पहले से हो चुका होता है। जब शिखर मीटिंग होती है तो उसमें उनका अनाउंसमेंट होता है, सिग्नेचर होते हैं। जैसे रशिया की सेनाओं में भारतीयों का मुद्दा था, वो पिछले हफ्ते रशिया के
विदेश मंत्री लावरोव और भारत के विदेश मंत्री के बीच में अस्थाना में एससीओ की शिखर सम्मेलन में बातचीत हो चुकी है ऑलरेडी, और दोनों में सहमति बन चुकी है। इसी तरह से बहुत से जो मुद्दे हैं जो समझौते होने हैं, आपने परमाणु वाला बताया, आपने सैनिक साजो सामान का बताया, ट्रेड इम्बैलेंस का बात हुई, इसमें बहुत सी बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो अब फाइनल स्टेज पे है, ये महत्वपूर्ण है। जो तीसरा पक्ष है वो ये है कि 1 to 1 और डेलीगेशन लेवल की बातचीत होती है। इससे एक समझ विकसित होती है, ज्यादा मजबूत रिश्ते होते हैं और समझ द्विपक्षीय ही नहीं बहुपक्षीय मुद्दों पे भी समझ विकसित होती है। तो ये तो 3 पक्ष हैं शिखर वार्ता को, हम उन तीनों को मिक्सअप न करें, थोड़ा सा उनको सेपरेट रख के बातचीत करें। तो जो महत्वपूर्ण सवाल है वो भारत का ट्रेड इम्बैलेंस है। निश्चित रूप से ट्रेड इम्बैलेंस को लेके बातचीत होगी, जो 1 to 1 बात होगी उसमें भी होगी और डेलीगेशन लेवल की बात भी होगी, क्योंकि भारत इस चीज के लिए उनको समझाएगा कि भारत आपसे इतना ज्यादा इंपोर्ट कर रहा है जिससे असंतुलन हो गया है और रूपी में हो रहा है, फॉरेन करेंसी में नहीं हो रहा है। तो आप रशिया के पास भारत का रुपया बहुत इकट्ठा हो गया है, तो आप भारत से क्यों नहीं ज्यादा चीजें इंपोर्ट करें जो आपकी जरूरत का सामान है। तो इस पे निश्चित रूप से बातचीत होगी, जो व्यापार संतुलन है उसको कैसे ठीक किया जाए। और इसमें एक सबसे बड़ा मददगार होगा जो जॉइंट वेंचर शुरू कर रहे हैं, सैन्य साजो सामान के अलावा भी हो सकता है कि कुछ जॉइंट वेंचर्स के लिए बातचीत हो, जो रशिया और भारत मिलके भारत में कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज लगाएं, इस तरह से उद्योग लगाएं जिसके भारत में एम्प्लॉयमेंट भी हो और रशिया अपना जो रूपी में उनके पास करेंसी इकट्ठी हो गई है उसका इन्वेस्टमेंट भी भारत में करें। ये सब बातें होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होगी। तो केवल हम लोकाचार तक सीमित रहें तो ठीक नहीं है। तो और जहां तक जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों का मामला है, भारत निश्चित रूप से अपनी बात स्पष्ट रूप से कह चुका है कि युद्ध से कोई समाधान नहीं हो सकता, कूटनीतिक समाधान ही हो सकता है। दूसरी तरफ जेलेंस्की ने बड़ी निराशा के पूर्ण स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े प्रजातांत्रिक देश का नेता एक बहुत ही हत्यारे के साथ बातचीत कर रहा है, लेकिन ये जेलेंस्की का स्टेटमेंट एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया था। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने जब इटली गए तो जेलेंस्की से भी बातचीत की, वहां के पश्चिमी जगत के नेताओं से भी बातचीत की, उनका दृष्टिकोण समझा जाना, और मुझे लगता है कि पुतिन को वो दृष्टिकोण भी समझाने का प्रयास करेंगे कि पश्चिमी देशों का दृष्टिकोण क्या है, जेलेंस्की का दृष्टिकोण है, और समाधान की तरफ आगे बढ़े, किस तरह से समाधान हो ये भी कोशिश करेंगे। रशिया बार बार परमाणु हथियार यूज करने की बातचीत करता है, तो उसके लिए भी भारत के प्रधानमंत्री हैं और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको थोड़ा मॉडरेट करने का प्रयास करेंगे कि इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए। ये इन सब मुद्दों पे बातचीत होगी, द्विपक्षीय भी होगी, बहुपक्षीय मुद्दों पे भी बात होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत ऐसा कोई प्रस्ताव रखेगा जिससे बातचीत हो या मध्यस्थता करें। मध्यस्थता के लिए ब्राजील ने ऑलरेडी प्रस्ताव 6 पॉइंट का प्रस्ताव रख दिया है। जब स्विट्जरलैंड में जो पीस टॉक हुआ कोई बातचीत नहीं हो, क्योंकि वो एक तरफी थी, पश्चिमी देश ज्यादा वही थे ज्यादातर उसमें, तो उसमें रशिया को बुलाया भी नहीं गया। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो हमारे ब्रिक्स देश हैं और G20 है, ये मिलके कोई समाधान की तरफ जाएंगे, और G20 की अध्यक्षता इस समय ब्राजील कर रहा है, और ब्राजील ने जो 6 पॉइंट का तैयार किया है प्रस्ताव, उसको लेके मेरे ख्याल से दोनों ही जेलेंस्की और पुतिन को तैयार करने का प्रयास करेंगे। दूसरी तरफ हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो ऑलरेडी चीन में हैं, इस समय चीन से भी बातचीत कर रहे हैं। वो मॉस्को पिछले हफ्ते पुतिन से बातचीत की है, उससे पहले जेलेंस्की से बात की है। तो जो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि वहाँ रोटेशन से प्रेसिडेंसी होती है, 6 महीने के लिए होती है, तो इस समय वो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, तो उसके लिए बातचीत चल रही है। और भारत मेरे ख्याल से इन सब
जो प्रस्ताव आ रहे हैं और जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, भारत इसमें हर तरीके से सहयोग करेगा और पुतिन को भी समझाने की कोशिश करेगा। तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय और आज के जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बन रही है उसको लेकर भी बातचीत होगी निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि कोई सार्थक परिणाम निकलेगा। जी बहुत बड़ा डॉक्टर साहब। डॉक्टर इंदुकान दीक्षित जी, जिस तरह से 2014 से पहले हमारे देश की विदेश नीति रही है और 2014 के बाद पिछले 10 सालों में मोदी जी ने बहुत बड़ा बदलाव किया है, और बीजेपी दावा करती है कि उसमें बहुत सारे सेगमेंट उन्होंने जोड़ दिए हैं, कल्चरल डिप्लोमेसी डाल दी है, जो भारत के लोग जो विदेशों में रहते हैं उनको उन्होंने बहुत बड़ा एक ताकत बना दिया है, जिससे अब भारत की जो बाइंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई है, इसीलिए उसकी इज्जत बढ़ गई है, इससे सम्मान बढ़ गया है। ये तमाम बातें बीजेपी के लोग कहते हैं, लेकिन विपक्ष मानता नहीं है। आपने दोनों दौर देखे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वाकई विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव आया? नवीन जी, देखिए, डॉक्टर किरोड़ी जी ने जो एक बात कही और रतन जी भी इस बात को कह रहे थे कि विदेश नीति ऐसी चीज होती है जिसमें खास तौर से भारत जैसे देश में, भारत में पक्ष और विपक्ष में लगभग सहमति रही है प्रारंभ से, और यही कारण है कि तपोष जी ने बात जो कही ठीक है, उनको हो सकता है इसकी जानकारी अलग से हो, तो उसको कहने का ये कोई मंच ऐसा नहीं था जिसपे कि पूरी बात ही आगे पीछे हो गई, डिस्ट्रैक्ट हो गई। वो शेयर कर सकते थे किसी और मंच पर, उनके हित की बात हो रही है। इस समय जिस तरह रूस की यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं, हमेशा से एक इतिहास रहा है कि आजादी के बाद से ही पक्ष और विपक्ष किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मोटे तौर पर एक साथ खड़ा होकर एक सुर में बात करता रहा है। और शब्द जो भी रहे हों, हम मानते हैं कि तपोष जी सही बोल रहे हों, लेकिन मेरी जानकारी यही है कि स्वयं अटल जी ने कहा था, सदन के अंदर कहा था कि आप दुर्गा नहीं, दुर्गा की अवतार। ठीक है, उनके कहने के हिसाब से फैक्चुअली इनकरेक्ट है, तो आई स्टैंड टू बी करेक्टेड अगर वो कर देंगे, कभी फैक्चुअली दिखा देंगे क्या तथ्य है तो। लेकिन ऐसे ही ठीक तिवारी जी ने कहा कि 1957 का लोकसभा का सत्र जिसमें स्वयं नेहरू जी ने कहा था खड़े होकर कि ये जो शख्स है, इनकी जो आर्टिकुलेशन है, एक दिन ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। ये बड़प्पन और ये मैग्नेनिमिटी इन पर्सनालिटीज की बातचीत में हुआ करती थी। तो देखिए, जहां तक विदेश नीति का सवाल है, इसमें एक कहीं न कहीं हमेशा एक ध्रुवता रही है, और निर्गुट आंदोलन की तो कितनी सक्रिय ढंग से अध्यक्षता किया इंदिरा जी ने, दिल्ली में उसका कितना सफल सम्मेलन हुआ था। लेकिन हैविंग सेड दैट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जिस तरह का एग्रेसिव पोस्चरिंग करके भारत के हित की बातें 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने किया है, और उसके 2-3 बड़े फॉल आउट क्या रहे हैं कि मैंने स्वयं अपने पत्रकारिता के लगभग 30 वर्ष के जीवन में, और जब से मैं पॉलिटिक्स फॉलो कर रहा हूँ, कभी भी पाकिस्तान को इस तरह से सेक्लूडेड होते हुए, एकदम एक अलग थलग पड़ते हुए कभी नहीं देखा। ये जीत है हमारी रणनीति की, कूटनीति की। इसी तरह विद इन देश जम्मू कश्मीर में हुर्रियत और तथाकथित अलगाववादी और आतंकवादियों को का ये हश्र होते हुए कभी हमने नहीं देखा, और हालात ये हो गए कि पाकिस्तान को कटोरा लेकर बैठना पड़ा। मैं ये चाहता हूं और पूरा देश चाहता है कि जो सम्मान इस बार की लोकसभा में कांग्रेस को मिला है, जिस तरह का परिवर्तन, मैच्योरिटी आया है राहुल गांधी में, अब ये वक्त है कि वो देश की नीतियों की, विदेश नीतियों की जो अच्छाइयां हैं उनकी अच्छाई बताएं, और जो कमियां हैं उनके सवाल उठाएं। बट अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जब देश की प्रतिनिधित्व हो रहे हो, देश का जो है सम्मान जो है बहुत महत्वपूर्ण रहता है जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों की बात आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में शामिल होने के लिए वक्त इतना ही था, बहुत बहुत सम्मान। और इसी और वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।